गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का जो तैयारी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी रेलवेज का कोई भी एग्जाम का बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। आप सभी भी प्रकाश पुंज जीएस एकेडमी देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/12/2020 शिफ्ट 1 का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं। तो ये सिर्फ पीवाईक्यू नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहले क्या पूछा था और 2025 में क्या आने की संभावना है इन प्रश्नों में से। ठीक है, तो ये सारा करने वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि सेवन सिस्टर में कौन कौन सा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ये सारा है। चलो लिख ही देते हैं। असम, तीसरा है आपका मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इसके बाद नागालैंड, त्रिपुरा। इसे याद रखने के लिए देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एम क्यू है, यहाँ एम के बाद एक एन है और एक टी है। और भी इसे शॉर्टकट ट्रिक देखा जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से आप जो भी मेघालय हो गया, आ से अरुणाचल प्रदेश एपी अरुणाचल प्रदेश, ना से आपका नागालैंड हो गया, म से मणिपुर हो गया, मम्मी से मी से मिजोरम हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो एलिमिनेट हो रहा है हमारा सिक्किम एलिमिनेट हो जा रहा है, जो कि हमारा सेवन सीस्टर का हिस्सा नहीं है। सेवन सीस्टर जाने के लिए हम लोग चिकन नेक होकर के जाते हैं, इसका हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। एक ही रास्ता है, ध्यान रखिएगा, सेवन सिस्टर जाने के लिए लैंड रूट जो है एक ही है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। क्योंकि ये सारा क्या है, ईस्ट पूर्वोत्तर भारत है, इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ईस्ट नेशनल कॉरिडोर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम एक तरफ से भूटान, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से हमारा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ प्रदेश है। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिक्किम ये क्या है, सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। पूर्ण रूप से राज्य ये 1975 यानी 1975 को बना था। इसे बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। 1975। ठीक है, भारत का ये 22वां राज्य बन करके आया था पूर्ण रूप से। यहाँ बड़ी इलायची सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, लार्ज कार्डमम। ये हो गया, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो सबरीमाला मंदिर हमारा केरल में स्थित है। सही आंसर हमारा केरल में हो जाएगा। एक एक हम लोग मंदिर का सीरीज लाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र का मंदिर का बात करें तो यहाँ पे आपका आपका जो मंदिर है, यहाँ पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है यहीं पे आपका। और भी यहाँ पे अगर देखा जाए त्रंबकेश्वर है, गिरनेश्वर है, सिद्धि विनायक है, शनि सिंगापुर है। तो एक कोई लिख लेते हैं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ठीक है,
12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग जो है आपका महाराष्ट्र में कौन कौन है? त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृणेश्वर, ध्यान में रखिएगा। सिद्धि विनायक जो है वो भगवान गणेश को समर्पित है। शनि सिंगनापुरी मंदिर भी यहीं पे है। उड़ीसा में कई सारे मंदिर है, जिसमें से एक हम लोग जगन्नाथ मंदिर लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका गोवर्धन मठ भी है, जहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी बैठते हैं। और यहाँ पे मुक्तेश्वर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, बिरजा मंदिर आपका, ये भी लिख लीजिए, बिरजा मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, पुरी शहर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। और यहाँ का मंदिर वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है, वीरभद्र मंदिर, ये सारा आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। केरल का ये सबरीमाला मंदिर है। भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसे है? बार बार दोहराइए, अयप्पा। इसके बगल में, इस मंदिर के बगल में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और चूंकि हम लोग को क्या है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये मंदिर किस राज्य में है, तो यह हम लोग केरल के मंदिर देखेंगे। यहाँ पे गुरुवायूर टेम्पल है, अटुकल भगवती मंदिर है, और यहाँ पे तिरुवल्ला अधालल्ला तिरुवल्ला मंदिर यहाँ पे है, केरल का मंदिर। ये सारा आपका केरल में मंदिर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? कौन लोकेटेड नहीं? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में, सब जानते हैं। बुलंद दरवाजा ये दिल्ली में ना होकर के यूपी में, तो हमारा सही आंसर बुलंद दरवाजा होगा। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ये यूपी के फतेहपुर सीकरी में। अलाई दरवाजा आपका दिल्ली में। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में है, यूपी में। इसको जो बनवाना शुरू किया था 1573 में। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी नहीं, इसे जीत का द्वार भी बोला जाता है। इससे हम लोग सब कुछ पता कर लेंगे। अब बात आए कि जीत का द्वार क्यों बोला जाता है, तो डेफिनेटली अकबर कहीं विजय प्राप्त करके आया और उसकी खुशी में ये दरवाजा बनवाए। पहले क्या था, राजाएं कहीं विजय प्राप्त करता था तो उसकी खुशी में कुछ करता था। तो अकबर ने क्या है, गुजरात विजय के कारण गुजरात, अकबर ने गुजरात जीता था, ठीक है। आपको बताना है गुजरात के किस राजा को हराया था अकबर ने। तो गुजरात जीतने की खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये जो है हम लोग, ये जो है हाईएस्ट गेटवे इन एशिया है, हाईएस्ट एशिया है। ये लगभग इसका जो ऊंचाई है 126 फीट ऊंचाई है, ठीक है। और इसका जो राजा था, जिस अकबर ने जिसे हराया था, उस राजा का नाम है मुजफ्फर शाह तृतीय। मुजफ्फर शाह थर्ड इस राजा को हरा करके बनवाया था। हुमायूं टॉम ये दिल्ली में है। इसे बनवाया था हाजी बेगम ने, ध्यान रखिएगा। कौन थी हाजी बेगम? हुमायूं का, हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने बात है, ये हुमायूं का मकबरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1993 में इसे शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और इसमें से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना, और अगर ज्यादा रखना है तो 1565 से 1572 के बीच में इसे बनाया गया था, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना। आगे है इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका कर्तव्य पथ पर है। इसका डिजाइन जो किया है, बार बार पूछता है इसका डिजाइन किसने किया था।
एडविन लुटियन ने। एडविन लुटियन ने इसका डिजाइन किया था। ये 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1931 में इसका उद्घाटन किया उस 1931 के वायसराय इरविन ने। इरविन ने इसका उद्घाटन किया था 1931 में। आपको बताना है यहाँ पे एक प्रतिमा स्थापित किया गया है, किनका है, भारत के किस क्रांतिकारी का यहाँ प्रतिमा है, चाहे हम लोग भारत के वीर सपूत बोले, किनका प्रतिमा यहाँ पे स्थापित किया गया है आपको बताना है, ठीक है। अलाई दरवाजा ये आपका दिल्ली में है। बनवाया था इसे 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ये जो दरवाजा है एक प्रवेश द्वार है, किसका, कुफ्त अल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, कुफ्त अल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये जो है आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा स्थापित है और इनके 125वें जयंती पर यहाँ पे स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में, हमें पूछा दांडी जो है गुजरात के किस जिले में है, सूरत, नवसारी, पोरबंदर, कच्छ। तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है। अब यहाँ प्रश्न उठता है ये मार्च हुआ क्यों था, सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि क्यों किया भाई, इतना दूर क्यों ट्रेवल किया था। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है महात्मा गांधी और दूसरा तरफ से इरविन। इरविन कौन था, उस समय के वायसराय। महात्मा गांधी ने इरविन से 11 सूत्री मांग किया था, यानी 11 डिमांड रखा था, जिसे हम लोग 11 सूत्री मांग बोलते हैं। इरविन ने वो सारे मांग को खारिज कर दिया, सारे मांग को बोला कुछ नहीं, तुम्हारा ये मांग हम देंगे तुम्हें। हम लोग देखेंगे 11 सूत्री मांग आगे देखने वाले। तो गांधी जी इसी से गुस्सा होकर के नमक मार्च किया था, ठीक है। देखते कहां से क्या क्या हुआ था नमक मार्च में, जो बार बार पूछता है हमें प्रश्न। नमक मार्च यहां से शुरू होकर के यहां तक चला था। ये है आपका साबरमती, यहां से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, दांडी के बीच में। एक गुजरात का नमक मार्च का हम लोग बात कर रहे हैं, जहां महात्मा गांधी किए थे। साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद में। यहाँ से शुरू होकर के अभी जो वडोदरा जिला, यहाँ होते हुए सूरत, और यहाँ से फिर दांडी पहुंचा। दांडी ये कहाँ, नवसारी में, ठीक है। साबरमती यहाँ से इन्होंने 12 मार्च को चलना शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को यहाँ से चलना शुरू किया था। इनके साथ 78 समर्थक साथ थे। समर्थकों के साथ चलना शुरू किए थे। एक यहाँ जो बार बार प्रश्न पूछता है कि एक पत्रकार थे जो विदेशी पत्रकार थे, आप फिर बोल रहे यूएसए का पत्रकार थे, यूएसए यूएसए पत्रकार, उसका नाम क्या है, जो महात्मा गांधी के साथ चले थे इस आंदोलन में। इनका नाम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वेब मिलर था, वेब मिलर। अब यहाँ 28 में से कुछ महिलाएं भी थी जो इनके साथ चले। पहले क्या था कि महात्मा गांधी ने कोई भी महिलाओं को जाने से मना कर दिया था। क्यों क्यों मना किया था, क्योंकि ये जो दूरी थी बहुत लंबी थी, इसीलिए। कितना दूरी थी, 385 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी पूछता है। और कितना मील था, अगर बात किया जाए 240 मील के अप्रोक्स था ये दूरी। तो महात्मा गांधी ने महिलाओं को जाने से मना कर दिया। उसमें से जो एक महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने महात्मा गांधी को फिर मनाया कि नहीं, हम महिलाएं भी इसमें जाएंगे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
और कौन महिला चली थी इसके साथ? राजकुमारी अमृत कौर। और जो महिलाएं थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये सारी महिलाएं चली जब कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को मना लिया था। ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछता है इसीलिए हम लिखे हैं। ये जो डिस्टेंस था 385 किलोमीटर, इसको 24 दिनों में पूरा किया था। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी पहुंच गए थे 5 अप्रैल 1930 को, और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठा करके ये जो था नमक मार्च कंप्लीट किया, और यहाँ से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, बार बार पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो डांडी से हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन की समाप्ति के साथ ही शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न है बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि इस आंदोलन, ये तो गुजरात का था, अलग अलग प्रांतों में कौन इसका नेतृत्व किया था? तो हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में जो नेतृत्व किया था नमक मार्च का, सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजाचारी ने। ठीक है, ये तंजावुर तट पे जाके नमक बनाए थे, तंजौर तट पे। ठीक है, और यहाँ पे भागलपुर बात करें बिहार का, यहाँ पे महादेव लाल सराफ ने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व। बार बार पूछा इसीलिए मैं बार लिख रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। महादेव लाल सराफ, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहाँ पे? भागलपुर में। ये देखिए 11 सूत्री मांग, ये रहा आपका इरविन। इनका काल पीरियड था 1926 से 1931, और ये जो आंदोलन चला था कब चला था? 1930 में, मार्च 1930 में। 11 सूत्री मांग जो था महात्मा गांधी का, ये सारे थे। देखिए यहाँ पे क्या, पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध हो, एक्सचेंज रेट शुड बी हाल्फ हो, भूमि लगान आधा हो, और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, ये सारे थे। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, ये भी मांग था महात्मा गांधी का। 11 सूत्री, ये 11 सूत्री मांग आपको ध्यान में याद नहीं रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसी के कारण नमक मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसीलिए हम इसको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, ये सारी मांग इरविन से रखा था, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो सारा मांग है महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था, जो बार बार इसे भी पूछता है, जिसका नाम था अंग इंडिया। अंग अंग इंडिया महात्मा गांधी का पत्रिका है। इस यही पत्रिका में ये 11 सूत्री मांग छपा था, जी, और इन्होंने इरविन से मांगा था, जो इरविन ने खारिज कर दिया। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देखिए स्लोगन भी पूछता है, तो हम लोग इसका भी ध्यान में रखेंगे आगे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक भी बोलता है। भारतीय अशांति का जनक, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। अब ध्यान में रखिए, क्योंकि होम रूल लीग का स्थापना एक एनी बेसेंट ने भी की थी, दोनों में डिफरेंट है। इनका जो होम रूल लीग था, ये क्या था? क्षेत्रीय था, क्षेत्रीय स्वरूप था। यानी पुणे, और इन्होंने कहाँ पे? पुणे में स्थापित किया था। पुणे में कब किया था? 28 अप्रैल
1916 को किया था। ओह। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का स्थापना किया था, क्षेत्रीय था। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर सितंबर 1916 को किया था, और ये क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर यानी पूरा भारत में व्यापक था। और ये एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी, इनका जो था पुणे में किया था। दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। भगत सिंह का जो नारा था, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ये भी गर्म खून वाले थे, इनका भी नारा तो कुछ गर्म ही होने वाला है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। ठीक है। ये इनका नारा था। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, लखनऊ, शिमला, दिल्ली। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। शिमला में और क्या चीज है आपका? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। शिमला में है, 1977 में इसका मुख्यालय शिमला में बनाया गया था। रांची में देखिए इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान है। और रांची का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, इसे हम लोग नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेंगे। क्योंकि नाम जो है इंग्लिश में ही दे दिया जाता है संस्थान का, इसीलिए लिख देते हैं। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है। दिल्ली में आपका क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी। 1964 में इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया था। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसीएल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पी पीएफसी, ये आपका 1986 में मुख्यालय इसका दिल्ली बनाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? सबसे पहले बिम्स्टेक है क्या, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी के आसपास देशों का एक सदस्य समूह है, जो इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य है। यहाँ जो सदस्यों की संख्या है टोटल 7 है। कौन कौन है? तो इसको ध्यान में रखने, आप ही याद में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MBBS NIT, इसका शॉर्टकट ट्रिक है MBBS NIT, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है। सबसे पहले क्या है, म्यांमार। बी से बांग्लादेश। बी से भूटान। एस से श्रीलंका। एन से एन से आपका क्या हो जाएगा, नेपाल। आई से इंडिया। टी से आपका थाईलैंड हो जाएगा। ये हमारा
सात है जो बिम्स्टेक का सदस्य। तो यहाँ पे जो एलिमिनेट हो रहा है, हमें ध्यान रखना क्यों, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे सेवन सिस्टर में पूछा था कौन इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ भी पूछ लिया कौन इसका मेंबर नहीं है। तो ये हम लोग को बार बार ध्यान में रखना है कि कौन कौन कितना मेंबर है, कौन कौन सा जो संगठन है उनमें कितना मेंबर है और क्या उनका नाम है, ठीक है। बहुत जरूरी। तो यहाँ पे जो एलिमिनेट नेपाल है, भूटान है, इंडिया, ये सारा है एलिमिनेट जो हो जा रहा है। मालदीव हमारा सेवन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इसका जो स्थापना है 6 जून 1997 को किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर ढाका, ढाका का है, बांग्लादेश में। सचिव इसका जो है अभी जो है इंद्रमणि पांडे है, ठीक है। इंद्रमणि पांडे इसका सचिव है। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, तो इसका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ठीक है। लिख ही देते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक संगठन है, ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या है इंडिया, इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, MBBS NIT, ठीक इसका हो गया। आगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात किया जाए, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1875 को किया था, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था मूल शंकर ही था, पूछा पूछा जाता है। आर्य समाज का जो स्लोगन था, नारा था, भारत भारतीयों के लिए, पूछा है। और स्वामी दयानंद का जो नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय में जो राजा का जो फर्स्ट में जो राजा लगा है, ये अकबर द्वितीय ने इसे दिया था। अकबर टू ने इसे राजा का उपाधि दिया था। एक और आपको बताना है, राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? युग दूत किन्होंने कहा था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। दूसरा इन्होंने आपका ब्रह्मो समाज, कब किया था? 1828 में स्थापना किया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, बेलूर मठ का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन, दूसरा आपका बेलूर मठ, ये जो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया इन्होंने 1897 में किया था। 1897, इसके 10 साल पहले इन्होंने बेलूर मठ 1887 में किया था, ठीक है, बेलूर मठ का स्थापना। और ये जो स्वामी विवेकानंद है 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। युगदूत जो है राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। एस बोस ने इसे युगदूत कहा था, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा अब हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में देख ले।
इसका जो स्थापना बॉम्बे में किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मुद्दे नजर रखते हुए क्या था स्थापना इसका 31 मार्च 1867 को किया गया था। और इसका जो और सदस्य थे आत्माराम पांडुरंग के बाद एम जी रानाडे, देवेंद्र नाथ ठाकुर सदस्य थे और केशव चंद्र इनका सदस्य है। ठीक है। प्रार्थना समाज एक पत्रिका जारी करती थी जिसका नाम था सुबोध। ये पत्रिका आपको मराठी और हिंदी दोनों मिलता था। मराठी और अंग्रेजी, हिंदी ने अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता था। ठीक है। प्रार्थना समाज का अगर दक्षिण भारत में जो इनका जो नेतृत्व किया प्रार्थना समाज का, उनका नाम था वीरेशलिंगम पंतुलु। वीरेशलिंगम पंतुलु इन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को क्या किया था, नेतृत्व किया था। लिख लीजिएगा आपको लोग दक्षिण भारत का। आगे है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक। सबसे पहले लैंडलॉक कंट्री किसे बोला जाता है। लैंडलॉक कंट्री किसे बोला जाता है, वैसा कंट्री जो क्या है उसका सीमा समुद्री सीमा नहीं लगे, वैसा कंट्री जिसका कोई भी छोरा समुद्री सीमा से कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चिली, इक्वाडोर, ब्राजील, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, पराग्वे और बोलिविया। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं मैप में ही। ये रहा दक्षिण अमेरिका का मैप। दक्षिण अमेरिका का जो अंतिम बिंदु इधर है इसे हॉर्न अंतरिम बोला जाता है। ठीक है। इधर ये आपका चिली है, इक्वाडोर है, ये समुद्र से कनेक्टेड है, चिली भी समुद्र से कनेक्टेड है, वेनेजुएला भी समुद्र से कनेक्टेड है, गुआना भी समुद्र से कनेक्टेड है, सूरीनाम भी समुद्र से कनेक्टेड है, ब्राजील भी समुद्र से कनेक्टेड है। तो कौन है, एक बोलिविया और एक पराग्वे। ये देखिए बोलिविया यहाँ पे, पराग्वे यहाँ पे, ये दोनों समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो लैंड लॉक हो गया हमारा दो हो गया, एक पराग्वे और बोलिविया। तो देख लेते हैं पराग्वे का जो राजधानी है यानी कैपिटल है असुनसियन है। और यहाँ का मुद्रा गुआरानी। ठीक है। बोलिविया का जो कैपिटल है उसे लापाज बोला जाता है, लापाज सुक्रे। मुद्रा यहाँ का बोलिवियानो है। बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे है। ठीक है। झूला जो दो पहाड़ों के बीच में होता है। और ये जो पक्षी दिख रहा है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और इसका नाम, सबसे पहले नाम इसका जान लीजिए और ध्यान में रखिएगा, इसका नाम कॉन्डोर है। और फुल नाम अगर बोले तो इंडियन कॉन्डोर। क्यों भाई ये फेमस क्यों है, तो संसार का यानी वर्ल्ड का जितना भी पंछी है सबसे बड़ा शिकारी पक्षी यही है। कॉन्डोर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी ये है कॉन्डोर। इसको देखिएगा जा करके यूट्यूब में तो पता चलेगा कितना बड़ा इसका है और शिकार करने का तरीका इसमें पता चल जाएगा। ठीक है। इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है यहाँ पे कोटोपैक्सी है, जगह का नाम एक है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी।
कहाँ पे? कोटोपैक्सी में, इक्वाडोर के कोटोपैक्सी इलाका में, ठीक है। यहाँ पे इक्वाडोर ये था। अब आइए चिली। चिली में देखिए, चिली में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल, ठीक है। अट्टाकामा मरुस्थल, और एक है अरिका, अरिका क्षेत्र। अरिका क्षेत्र में क्या है, सबसे कम वर्षा यहीं पे होता है। अरिका क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। और अट्टाकामा मरुस्थल है, आपको बताना है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है दुनिया में, चाहे वर्ल्ड में, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अट्टाकामा मरुस्थल है। यहाँ पे इसका जो खासियत है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है, NaNO3, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में आपका एंजिल जलप्रपात है, ये यहाँ जो फेमस है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई 979 मीटर है। सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका भारत में है, जिसका नाम है मासिन राम। राज्य में कौन सा राज्य में है ये? मेघालय में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मासीराम अपना ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ हर एक दिन, प्रत्येक दिन शाम 4 बजे के बाद वर्षा होता है, मासिन राम इति मेघालय में। वेनेजुएला हो गया। ब्राजील अब देखते हैं, ब्राजील में यहाँ क्या, थोरियम उत्पादन में सेकेंड नंबर पे है। थोरियम उत्पादन में सेकेंड नंबर पे, तो एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे थोरियम उत्पादन में इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे, यहाँ पे इसका एक द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। हम लोग नहीं भाई, फॉकलैंड द्वीप यानी दक्षिण अमेरिका के एक द्वीप का नाम फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? हमारे पास एक प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट है द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। यानी पूछ रहा कि किस भारतीय राज्य है जिसका तट रेखा सबसे लंबी? तो हम लोग देखते हैं सबका तट रेखा। गुजरात का तट रेखा है 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर। अप्रोक्स को छोड़ देते हैं, जो पॉइंट में उसे छोड़ ही देते हैं। उड़ीसा में आपका हो जाएगा 426 किलोमीटर। केरल में आपका 569 किलोमीटर। ये हो गया तट रेखा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? गुजरात। सही आंसर हमारा गुजरात हो गया। आगे, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत स्थलीय सीमा यानी वो सीमा जो क्या तट रेखा यानी समुद्री सीमा से कनेक्टेड ना हो, ये वाला सीमा, ये हमारा स्थलीय सीमा हो गया, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो आपका है 15,200 किलोमीटर। फिर है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई यानी ये जो मुख्य भूमि है, तटीय सीमा, इसका ये भी हमारा ही सीमा है, लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमि से कनेक्टेड नहीं, भारत के मुख्य भूमि से कनेक्टेड नहीं है। लक्षद्वीप भी है लेकिन मुख्य भूमि से कनेक्टेड नहीं है। तो हमें जो पूछा गया है कि मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुख्य भूमि जो है, 9 ऐसा राज्य है जिसका मुख्य भूमि के साथ तट सीमा लगती है। कितना राज्य है? 9 राज्य है, ठीक है। तो इसकी जो तट सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है टोटल। अब है हमारा जो आगे का प्रश्न है, द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी? तो हम लोग कितना, 9 देख लिए हम लोग मुख्य भूमि के साथ, प्लस 4 कर दीजिए जो द्वीपों के साथ है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके बाद पूछता है कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित पूछ रहा है, तो द्वीपों सहित अगर मिला दिया जाए
तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 7516.6 किलोमीटर अप्रोक्स। अब पूछ रहा है भारत की कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा में आनी सारा आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी, लक्षद्वीप भी, ये सारा आ जाएगा। तो इसकी तट सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, तो इनका 15,200 प्लस 7,516.6 किलोमीटर को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। ये हमारा कुल भूमि का सीमा यानी इतना लंबाई है। ठीक है, आगे क्रमानुसार सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाले 4 राज्यों का नाम। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा और ध्यान में भी रखना पड़ेगा, कर्म के अनुसार से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा तट रेखा अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश नहीं ऐड करते तो ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो गुजरात 1 नंबर पे है, दूसरा में आंध्र प्रदेश, तीसरा में तमिलनाडु, चौथा में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे है क्रमानुसार सबसे छोटा तट रेखा वाले 5 राज्यों का नाम। तो सबसे छोटा तट रेखा आपका गोवा का हो जाएगा। ठीक है, सबका लिख ही देते हैं। सबसे लंबी तट रेखा का नाम, तो एक हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तमिलनाडु, चौथा हो गया महाराष्ट्र। गुजरात कितना है 1214.7। आंध्र प्रदेश का अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में है 923.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर। ये इसका इतना लंबा तटीय सीमा बनाती है इन राज्यों का। सबसे कम जो तट रेखा है वो गोवा का है। गोवा का तट रेखा जो है 47.60 किलोमीटर है। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल का है जिसका 157 किलोमीटर है। कर्नाटका, इसके बाद कर्नाटका 280 किलोमीटर का तट रेखा बनाता है समुद्री से। उड़ीसा आपका 476 किलोमीटर, और केरला इसके बाद आ जाता है जो 569 किलोमीटर का तट रेखा बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 2 ध्यान रखना है, एक गुजरात जो सबसे ज्यादा है 1214.7 किलोमीटर, और गोवा सबसे कम 47.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश व उनके तट रेखा की लंबाई। केंद्र शासित प्रदेश अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश को अगर ऐड किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा तट रेखा बनाता है, जिसका कितना है 1962 किलोमीटर का तट रेखा बनाता है। ठीक है, इसके बाद लक्षद्वीप 132 किलोमीटर का बनाता है। पुदुचेरी आपका 47.6 किलोमीटर का बना रहा है, और सबसे कम तट रेखा का बनाता है दादर में नगर हवेली दमन और दीप। ये कितना 42.50 किलोमीटर का ही तट रेखा बनाता है। अगर कहीं पूछ दिया जाए केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नंबर में आ जाएगा, और आपका दादर में नगर हवेली दमन और दीप सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अच्छा चलिए, सबसे पहले इसका एक और नाम है अमरबेला कानून बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, भोपाल गैस त्रासदी की ओर। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। कौन सा गैस यहाँ पे रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ से रिसाव हुआ था, जिससे कई हजार लोग मारे गए। इसी को देखते हुए
क्या किया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो लिंक देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वो किसके मद्देनजर, किसको ध्यान में, भोपाल गैस त्रासदी के कारण किया गया था। तो 2 साल, इसके 2 साल बाद किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1986। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 को किया गया था। ठीक है। और अगर बात किया जाए तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ये आपको बताना है। और दूसरा भारतीय वन अधिनियम, ये कब लागू पारित किया गया था। तो ये जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया गया था, और भारतीय वन अधिनियम 1927 को पारित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। प्रश्न हमारा, कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, नाथुला, बारालाचा, जेलेपला और जोजिला। तो इससे हम लोग देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ मैप तो हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। चलिए एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है। आपका उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी का बॉर्डर बन रहा है, बिहार, सिक्किम थोड़ा सा बड़ा, ये हमारा मैप बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ है। नाथुला, बारालाचा, जलेपला, जोजिला, ये हमें पूछा है। ठीक है। तो नाथुला, नाथुला आपका यहाँ पे है। थोड़ा सा इसका कलर बदल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका नाथुला थोड़ा छोटा हो गया है ये, नाथुला यहाँ पे है, और जेलेपला इसका नीचे में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ये रहा हमारा मार्केट, थोड़ा सीधा भी होगा। और जोजिला, जोजिला आपका यहाँ पे, और यहाँ पे बारालाचा। AHP हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है, आपका ये सिक्किम है, ये क्षेत्र हो गया। तो हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला, देखिए एक ही यहाँ पे आपको दिखेगा श्रीनगर, श्रीनगर कहीं इधर होगा, लेह इधर है। तो इसको जोड़ने वाला हमारे पास एक ही है, जिसका नाम है जोजिला। ठीक है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोजिला। अब हमको यहाँ श्रेणी पूछ रहा है कि किस श्रेणी में, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हिमालय के श्रेणी में ही प्रेजेंट है। तो हिमालय को क्या है, ट्रांस हिमालय में बांटा गया। फिर महान हिमालय आ जाता है सबसे बड़ा। इसके बाद फिर हमारा मध्य हिमालय आ गया, और इसके बाद शिवालिक आ गया। अब ये जो प्रेजेंट है जो जिला दर्रा है ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को क्या है कि इसको फिर से बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम यहाँ पे, लद्दाख, जास्कर। तो ये जास्कर श्रेणी में, ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में, जो जिला जो है ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में प्रेजेंट है। कहाँ पे, ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में। ठीक है। जो जिला आपको इतना पे ध्यान रखना है। और ये हम लोग को कहाँ से कहाँ कनेक्टिव होता है, ये तो हम लोग देख ही लिए, श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ पे जो है बारालाचा है, और यहाँ पे सिक्किम में आपका जो दो है, एक हो गया आपका यहाँ पे नाथुला,
और दूसरा इधर से हम लोग कर लेंगे इधर जेलेपला। ठीक है, ये दो ठो यहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। जेलेपला का अगर बात किया जाए तो ये सिक्किम को यहाँ का तिब्बत का राजधानी लहासा से जोड़ता है। सिक्किम को कहाँ से जोड़ता है? लहासा। ठीक है, और ये क्या हुआ, हमारा भारत और चीन के बीच व्यापार यहाँ से होता था। जेलेपला होकर के सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, जो क्या है, तिब्बत का राजधानी है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चुम्बी घाटी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्राचीन काल का एक दर्रा है, सबसे प्राचीन काल के दर्रों में से एक है। यहाँ से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता, यानी प्राचीन व्यापार, रेशम का व्यापार यहाँ से होता था भारत और चीन के बीच में। पूछता प्राचीन रेशम मार्ग कौन है, इन दर्रों में से प्राचीन रेशम मार्ग कौन है, तो नाथुला है। इसको क्या है, भारत सरकार ने 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, और 2006 में फिर इसे खोल दिया था व्यापार के लिए। ठीक है, बारालाचा आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर शब्द रेशम की खेती से, मछली पालन से, पक्षी पालन से, मधुमक्खी पालन से, इन सब से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम लोग सेरिकल्चर होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है? सेरिकल्चर क्या है कि कच्चे रेशम के उत्पाद के लिए रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। यानी जो रेशम जो बनाना है उसके लिए कीट का जो उत्पाद करते हैं, पालते हैं उसको, उसी को क्या करते हैं, कहते हैं सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या, रेशम की खेती से रिलेटेड है। ठीक है, मछली पालन, मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। पक्षी पालन को एविकल्चर, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कीट है, हम लोग अभी देखें कि कच्चे रेशम के उत्पाद के लिए रेशम कीट का पालन को सेरिकल्चर बोलते। तो जो रेशम का कीट है ये यही है, ये है, इसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी हिंदी में लिख देते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या है कि इसको जो रेशम उत्पाद के लिए वाइडली यूज फॉर सिल्क फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। क्या है, मोस्ट वाइडली यूज फॉर सिल्क फार्मिंग। ठीक है, रेशम का बात किया जाए, रेशम है क्या, यानी सिल्क क्या है, तो ये क्या, एक फाइबर है जिससे हम लोग क्या कपड़ा बनाते हैं। सिल्क साड़ी बहुत सुने होंगे, फेमस है। तो इससे क्या, एक फाइबर है। ये बना किसका रहता है, तो प्रोटीन का, मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर के बना रहता है, तो ये दो प्रोटीन से मिलकर के बना रहता है, सेरिसिन और फाइब्रोइन। सेरिसिन और फाइब्रोइन। इन दो प्रोटीन से मिलकर के बनता है। ठीक है, रेशम कीट का अगर रेशम का बात किया जाए तो रेशम उत्पाद में भारत और चाइना मिलाकर के, अकेला दोनों देश मिलाकर के 60% रेशम का उत्पाद कर देता है। ठीक है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है?
बिटवीन टू सिटीज डच इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, यानी वो शहर पूछ रहा है जिनके बीच में पहली बार वंदे भारत ट्रेन दौड़ी थी। तो किनके बीच? पूरी हावड़ा जंक्शन, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन और झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में चला था। ठीक है। दूसरा दूसरा वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चला था? पहली तो हम लोग देख लिए, तो दूसरा भी नई दिल्ली से होकर के नई दिल्ली से होते हुए एक कटरा तक चला था। ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। नई दिल्ली से कटरा के बीच में चला था दूसरा वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन है, इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम से पहले हम लोग ये जानेंगे ये क्या मेक इन इंडिया, यानी कंप्लीट इंडिया में बनाया गया। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, इंडिया में कौन बनाया था? मेक इन इंडिया तो इंडिया में कहाँ और कौन बनाया था? तो आईसीएफ ने इसे बनाया था, जिसका फुल नाम है, आईसीएफ का फुल नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी चेन्नई में सबसे पहले इसे बनाया गया था। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है कब किया गया था? इनका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया 15 फरवरी 2019 को किया था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया 15 फरवरी 2019 को। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा हाँ, इस ट्रेन का एक पुराना नाम जो है ट्रेन 18 था। ट्रेन 18 इसका पुराना नाम था। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पूर्वोत्तर भारत का बात किया जाए तो ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चली थी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चली थी। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बीच में चली थी। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है? हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे पटचित्र शैली कहाँ की है और सबसे पुरानी है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अलग अलग प्रदेशों का देखा जाए, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सबसे जो फेमस है कलमकारी, चित्रकला। ठीक है। और राजस्थान में कई है, फोर्ड यहाँ है, फोर्ड यहाँ का पेंटिंग है। ब्लॉक पूछा है, ब्लॉक प्रिंटिंग ये पूछा गया। ब्लॉक प्रिंटिंग किस समुदाय का फेमस है? राजस्थान के किस समुदाय द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है, ये पूछा गया। ठीक है। तो इसका है छिप्पा समुदाय। ठीक है, राजस्थान के छिप्पा समुदाय द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। ये आरआरबी द्वारा पूछा, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा का हो गया पटचित्र। बिहार में आपका सबसे ज्यादा जो होता है मधुबनी होता है। और सारा हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा में हम लोग एक पटचित्र देख लिए, और यहाँ पे सौरा पेंटिंग यहाँ से रिलेटेड है। दूसरा है, पटचित्र को ही अगर खजूर की पत्ती पर निर्मित किया जाता है, खजूर के पत्ती से निर्मित किया जाता है, तो इसका ताल पटचित्र बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हम लोग देख लिए थे कलमकारी। ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों आपका कलमकारी, ये आपका पटचित्र है। ठीक है, उड़ीसा का पटचित्र है। ये आपका बिहार का मधुबनी पेंटिंग है। वर्ल्ड फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और बिहार का और देखा जाए तो यहाँ पे भागलपुर में मंजूसा,
मंजूषा पेंटिंग किया जाता है भागलपुर क्षेत्र में। ठीक है। गोदना गोदना कला यहाँ और आपका राजस्थान में भी होता है। ये सारा आपका बिहार से रिलेटेड है। राजस्थान का ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है राजस्थान का, ये पिछवाई पेंटिंग है। तो ध्यान में रखिएगा, पिछवाई का है राजस्थान का। राजस्थान का और है मांडना, ये आपका राजस्थान का ही है। ब्लॉक तो आपको बता दिया था किस समुदाय, छिप्पा समुदाय से है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे पहले। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। जाकिर हुसैन जो था भारत के फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरा राष्ट्रपति हुए, थर्ड राष्ट्रपति और फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एस राधा कृष्णन सेकंड राष्ट्रपति थे और पहला उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा समय तक, अभी तक में सबसे लंबा समय तक यही राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी आपका 6 राष्ट्रपति थे, 6वां नंबर का राष्ट्रपति थे आपका। ठीक है, देखते हैं अब क्या हो गया। हमें पूछा सबसे युवा यानी जो जिसका उम्र कम था और राष्ट्रपति बने। पहले था नीलम संजीव रेड्डी के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब क्या है, अभी जो प्रेजेंट का हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके पास आ गया। इनका जो जन्म है नीलम संजीव रेड्डी का 64 सॉरी, ये जब राष्ट्रपति बने तब थे 64 साल 2 माह 8 दिन के। और जब हमारे अभी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये जब राष्ट्रपति बनी, ये थी 64 साल 1 माह 6 दिन। जो भी है, यानी 64 साल 1 माह और 64 साल 2 माह, थोड़ा सा डिफरेंट। तो अब कहीं प्रश्न ऐसा पूछ दे तो सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात किया जाए तो इनके साथ कई सारे रिकॉर्ड है। ये क्या था, ऐसा एक राष्ट्रपति बने जो पहले कोई स्टेट का सीएम रह चुके थे। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का पहले सीएम थे, फिर राष्ट्रपति बने। दूसरा इसका जो रिकॉर्ड है, जब ये राष्ट्रपति बने तो इसका विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, यानी निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति ये है, निर्विरोध चुनाव जीते। ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड ये है इनके साथ कि ये लोकसभा के स्पीकर थे और इन्होंने क्या किया, लोकसभा का स्पीकर पद से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति है। ये भी इनके साथ है। लोकसभा अध्यक्ष पद से पहला लोकसभा स्पीकर। ठीक है। इतना सारा रिकॉर्ड आपको नीलम संजीव रेड्डी के साथ है, तो ध्यान में रखिएगा। 6वां राष्ट्रपति थे हमारे। आगे है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? द हैग, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले ये जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये भाग है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का भाग है। इसमें 6 अंग है। 6 अंग में से एक आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। 6 अंग का नाम अगर हम बात करें तो अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग आगे इसके बारे में करने वाले हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र काउंसिल जिसे प्रन्यास परिषद भी बोला जाता है, ये है। ठीक है, 6 अंग। तो इसमें हम लोगों को पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। पेरिस, पेरिस में है कि वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, द हैग। इसका सही आंसर हो जाएगा द हैग। ये बार बार पूछता है, इसके पीछे रीजन है। बाकी का जो 5 बचा, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? ये आपको सारा मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन ये जो है, एक अकेला जो बच जाता है, ये आपका द हैग यानी नीदरलैंड में है। कहाँ पे? द हैग कहाँ है?
नीदरलैंड। कब स्थापित हुआ था यूएन का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1945 को, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल कोर्ट का बात किया जाए तो इसमें से 15 जज होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है सबका, ठीक है। और इसमें से अभी इतना ही करेंगे क्योंकि इसका हम लोग आगे करने वाले हैं बहुत सारा चीज, ठीक है। ये भी देख लो, पेरिस, पेरिस में आपका क्या है, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ पे है। और आपका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में यूएन है आपका, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय आपका कहाँ है, यूएन में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। आगे है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यूरोप में एकोना है, तबरनस है, ये यूरोप में है। अमेरिका में आपका उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में आपका हो जाएगा मोजाने, ग्रेट बेसिन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोनोरन, ये आपका उत्तरी अमेरिका में। एशिया में आपका गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, एशिया में, ठीक है। अफ्रीका का बात किया, सबसे बड़ा यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नाबीब है, कालाहारी है, ये सारा आपका अफ्रीका में है, ठीक है। गोबी मरुस्थल है, ये देखिए एक तरफ से क्या है, चीन, चाइना, और दूसरी तरफ से है मंगोलिया, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे गोबी मरुस्थल है, ठीक है। और गोबी मरुस्थल जो है पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। इसका जो खासियत है, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, कहा कैसा पूछा था, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो भारत का थार है, थार का भारत, ध्यान में रखिएगा, आया हुआ एनटीपीसी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी? तो जयदेव, कालिदास, कल्हण और चांद बरदाई। जयदेव ने क्या लिखा था, गीता गोविंद। कालिदास का आपका बहुत सारा है, कुमार संभवम है, मेघदूत है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। एक लिख लेते हैं क्योंकि इसका भी सीरीज लाने वाले हैं। आप लोग का एनटीपीसी का जीएस पोर्शन एकदम कंप्लीट करवाने वाले हैं। कल्हण, कल्हण इसी का राजतरंगिणी है। चांद बरदाई, चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा था चांद बरदाई ने, ठीक है। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, 1526 में, 1536 में, 1526 में। पानीपत फेमस मैदान है जहां पे 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, ठीक है, 3 लड़ाइयां यहाँ पे लड़ी गई थी। हमें यहाँ पूछ रहा है कि अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? तो ये जो हुआ था लड़ाइयां 5 नवंबर 1556 को हुआ। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, 5 नवंबर 1556 को। एक तरफ से था अकबर और एक तरफ से था यहाँ पे लड़ाई में हेमू। तो अब क्या था, अकबर उस समय बहुत छोटा था, लगभग 14 साल का हुआ था। तो इसके तरफ से जो लड़ाई लड़ा था बैरम खान, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
अकबर, हैमू। हैमू जो था आदिल शाह सूरी का सेनापति था। आदिल शाह सूरी का सेनापति, ठीक है। और ये दिल्ली पे शासन कर रहा था, दिल्ली के गद्दी पे बैठा हुआ था, ठीक है। आदिल शाह सूरी कौन था, आपको बताना आदिल शाह सूरी कौन था। हेमू हेमू के अगर बात किया जाए फिर से, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या चीज, विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले अंतिम, और एक और हिंदू, अंतिम हिंदू सम्राट था। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, इतने हेमू के बारे में काफी है। अकबर के बारे में हमें बहुत सारा जानना पड़ेगा। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, पूछता है 1542 को, कहाँ हुआ था, एक हिंदू शासक विरसाल के महल में हुआ था। विरसाल, विरसाल के महल में, जो कहा अमरकोट, अमरकोट के राजा था विरसाल, इसके महल में हुआ था, ठीक है। इसका माँ का नाम क्या था, माँ का नाम, और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट है, धाई माँ। अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। धाई माँ जिसका नाम था महाम अंगा, महाम अंगा था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका माँ से ज्यादा इसका धाई माँ के बारे में जानना, क्योंकि ये अपने चालाकी से अकबर का शासन में 2 साल ये शासन की है। यानी अकबर को जो बोलती थी मानते था। 1560 से 1562 के बीच में यही धाई माँ ने ही शासन किया। धाई माँ उसको बोलते हैं जो बच्चा होने पर जो लालन पालन पोषण करता है, ठीक है, जिसे अभी हम लोग नैने बोलते हैं। तो 1560 से 1562 के बीच में, और इस समय के अकबर के शासन को क्या बोला जाता है, पेटीकोट का शासन, पेटीकोट का शासन, ठीक है, ये बोला जाता है। और इसके बारे में, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को हुआ था। उस समय अकबर का उम्र जो था 13 साल 4 माह का था। और फिर क्या था, इसे नवंबर में पानीपत का लड़ाई लड़ लिया था जाकर के इन्होंने। तो समझो क्या इसका भी रहा कहानी। किसने किया था इसका राज्याभिषेक, मिर्जा अब्बुल कासिम ने, मिर्जा अब्बुल कासिम ने किया था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के कालानौर में, कालानूर से कालानूर, कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। पानीपत का और भी लड़ाई का अगर बात किया जाए, तो पानीपत का फर्स्ट जो वार हुआ था अकबर के दादा, फर्स्ट जो लड़ाई हुआ था अकबर के दादा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1526 को हुआ था। और जो लास्ट यानी थर्ड हुआ था, ये भी खतरनाक हुआ था। ये हुआ था मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, और इधर से था अहमद शाह अब्दाली। टाइम बहुत हो गया है। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। कब था ये, 1761 में 14 फरवरी, 14 जनवरी, 14 जनवरी को 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। मराठा की ओर से जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ थे। ये हो गया हमारा